गायत्री एक गांव में रहने वाली सीधी सादी औरत थी, लेकिन स्वभाव से बड़ी ही गुस्सैल थी। गायत्री मनोज की शादी चांदनी नाम की लड़की से तय कर देती है। जब मनोज को ये पता चलता है तो वो अपनी माँ से बोलता है, माँ मेरी शादी कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में नहीं करा रही हो आप? मैं तेरी शादी में कोई भी जल्दी नहीं कर रही हूँ, बल्कि बिल्कुल सही समय पर करवा रही हूँ। अच्छा ये सब तो ठीक है माँ, लेकिन लड़की की कोई तस्वीर तो दिखा दीजिए। बेटा शायद तू भूल गया है, शादी से पहले ना ही लड़की की तस्वीर देखी जाती है और ना ही उससे मिला जाता है। माँ ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, आज के समय में बिना देखे कौन ही शादी करता है। मैं जमाने के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने घर के रीति रिवाज के हिसाब से चलती हूँ। कोई बात नहीं माँ, फिर मैं शादी में ही उसे देख लूंगा। बेटा तू उसे शादी में भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ शादी भी घूंघट में होती है। अब तुझे उसका चेहरा शादी के बाद ही देखने को मिलेगा। माँ ये क्या बात हुई? उसके अंदर कोई कमी हुई जो मुझे पता नहीं चली, और कल को उसे देखने के बाद मुझे पता चली तो फिर आप मुझे ताने मत देना। ठीक है, नहीं मारूंगी, क्योंकि मुझे अपनी पसंद पर यकीन है। मनोज के बहुत कहने के बाद भी गायत्री अपनी बहू की तस्वीर को मनोज को दिखाती ही नहीं है और मनोज की शादी एक ऐसी लड़की के साथ हो जाती है जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था। शादी के बाद मनोज जब पहली बार चांदनी के सामने आता है तो उसे देखकर बोलता है, आप तो देखने में बहुत सुंदर हो, उसके बाद भी एक गांव में रहने वाले परिवार में आपने शादी क्यों करी? मैंने परिवार को देखकर शादी नहीं की है, बल्कि आपको देखकर की है। आप मुझे बहुत पसंद आए हैं। आपने मुझे कब देख लिया? मैं तो खुद आपको पहली बार देख रहा हूँ। मेरे पिताजी आपकी तस्वीर माँ को दिखाने के लिए लाए थे। बस मैंने मौका देखकर माँ के फोन में आपकी तस्वीर देख ली, क्योंकि शहर में रहने के बाद मैं किसी अनजान लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। क्या बात है, आप तो काफी समझदार हो। आपने मुझे देख भी लिया और किसी को पता भी नहीं चला। इसका मतलब आपने मुझे सच में नहीं देखा था? आपने बिना देखे ही मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी? हाँ, माँ ने आपको देखा हुआ था, वो आपकी ना बहुत तारीफ कर रही थी और मुझे माँ पे ना पूरा भरोसा था। अगर मैं कहीं अच्छी नहीं निकलती तो आपकी तो पूरी लाइफ खराब हो जाती। फिर क्या करते आप? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। वो हमेशा चाहती है कि मुझे ना हर चीज बेस्ट मिले। तो मेरी पत्नी के टाइम पे वो गलत कैसे कर सकती है? मनोज की बात सुनकर चांदनी मुस्कुराने लगती है। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन घूंघट लिए चांदनी अपनी सास गायत्री के पास जाती है और बोलती है, माँ जी मुझे घूंघट कब तक लेना पड़ेगा? घूंघट में ना मुझसे कोई काम नहीं होता है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। मैं कैसे रहूँ इस घूंघट में? बहू बस 1-2 दिन की बात है। पंडित जी ने तेरी मुंह दिखाई का मुहूर्त परसों का निकाला है। उसी दिन एक बार तेरी मुंह दिखाई हो जाए, आसपास के लोग होंगे और रिश्तेदार सब लोग आएंगे। तुझे एक बार देख ले, उसके बाद तुझे ये घूंघट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ जी इसका मतलब मुझे 2 दिन घूंघट और लेना पड़ेगा? बहू इसमें इतना हैरान होने की क्या जरूरत है? मेरी सास ने तो मेरी मुंह दिखाई 1 महीने बाद करी थी। अगर तू कहे तो मैं भी तेरी मुंह दिखाई 1 महीने के बाद ही करूं। नहीं नहीं माँ जी ऐसा मत करिए। मैं यहाँ कुछ दिनों में ही परेशान हो गई हूँ। पता नहीं मैं महीनों तक घूंघट कैसे रखूंगी। मैं एक शहर की मॉडल लड़की हूँ, मैंने फिर भी आपके घर के रीति रिवाजों को फॉलो कर रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। क्या बोल रही है बहू तू? रीति रिवाज को क्या कर रही है? माँ जी मैंने कहा कि मैं आपके घर के रीति रिवाजों को फॉलो कर रही हूँ, मतलब निभा रही हूँ। शादी करके तू मेरे घर में आई है तो रीति रिवाज को पूरा करने पड़ोसी नहीं आएगा, निभाना तो तुझे ही पड़ेगा। ठीक है माँ जी, आपसे बहस में कोई नहीं जीत सकता है। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। चांदनी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। चांदनी एक इन्फ्लुएंसर थी, जो चीज उसकी सास और पति को पता नहीं थी। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी डांस की वीडियो बना रही होती है। तभी मनोज आ जाता है और उसे डांस करते हुए देखकर बोलता है, चांदनी ये क्या कर रही हैं आप? अरे आपको कौन सा खजाना मिल गया है? आप नाच क्यों रही हो? खजाना ही समझ लीजिए, मेरे लिए ये मेरा फेवरेट काम है। एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ। इंस्टाग्राम यूट्यूब पे मेरे बहुत अच्छे फॉलोवर्स हैं और मैं वहाँ पे डांस की वीडियोस पोस्ट करती हूँ। क्योंकि अब मेरे पास कोई बैकअप नहीं है तो अब मुझे वीडियोस बनानी पड़ेगी, क्योंकि वीडियोस खत्म हो गई हैं। अरे आप ये क्या कह रही है? मैं तो शहर से होके आ चुका हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है ये सब। लेकिन आप ना माँ को कुछ मत कहना, वरना उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है। और अगर उन्होंने आपको ये नाचते गाते हुए देख लिया ना तो पक्का बहुत सुनाएंगी। मनोज जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये कोई गलत काम नहीं है। आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। मुझे यही चीज लोगों की प्रभावित करती है।
लोग मुझे पसंद करते हैं, इसमें बुराई ही क्या है? इन्फ्लुएंसर होना कोई गलत बात नहीं है। अरे मैंने कब कहा कि ये सब गलत है, लेकिन मैं तो बस इतना कह रहा हूँ ना कि माँ के सामने ये सब मत कीजिएगा आप, वरना वो गुस्सा करेंगी। उनको ये सब पसंद नहीं है। थोड़ा बच के रहना होगा आपको ये सब करते समय। चांदनी और मनोज आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ गायत्री आ जाती है और मनोज को कमरे में देखकर बोलती है, बेटा शादी के बाद तो तू बिल्कुल ही जोरू का गुलाम हो गया है। कभी तो कमरे से बाहर चले जाया कर, सुबह सुबह ही फिर से कमरे में आ गया। जा जाकर कुछ काम कर ले। माँ, आप मुझे चांदनी के साथ देख के नाराज क्यों हो रही हो? अरे माँ, मैं किसी और की पत्नी से थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं तो खुद की पत्नी से बात कर रहा हूँ। तो खड़े होकर तो बात कर ही सकता हूँ ना। ऐसी बात नहीं है बेटा, लेकिन हर एक चीज का एक समय होता है। एक काम कर, कल बहू की मुंह दिखाई है तो मेहमानों के लिए कुछ मिठाई वगैरह बाजार से लेकर आ जा। ठीक है ना माँ, चला जाता हूँ। मनोज इतना कहकर बाजार चला जाता है और गायत्री भी बाकी की तैयारियों में लग जाती है। अगले ही दिन गायत्री अपने रिश्तेदारों और आस पड़ोस लोगों को अपनी बहू की मुंह दिखाई के लिए न्योता देने जाती है। कुछ देर बाद चांदनी तैयार होकर घूंघट लिए सबके सामने आती है। तभी गायत्री की पड़ोसन कमला चांदनी का घूंघट उठाती है और उसे देखकर बोलती है, गायत्री, तेरी तो बहू इतनी सुंदर है, लग रहा है चांद का टुकड़ा है। तेरे तो भाग खुल गए हैं। इतनी सुंदर बहू पाकर इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं इसे पहली बार नहीं देख रही। ऐसा लगता है मैंने इसको पहले भी कहीं देखा है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बहू तो जब से आई है तब से घूंघट में ही है, तो तू भला उसे कैसे देख सकती है? नहीं नहीं गायत्री, तेरी बहू को सामने देखने की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैंने इसको कहीं और देखा है, लेकिन कहाँ देखा है मुझे याद नहीं आ रहा। कमला की बात सुनकर चांदनी से रहा नहीं जाता और वो बीच में ही बोल पड़ती है, आंटी जी, तब तो आपने पक्का मुझे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे देखा होगा। दोनों में मेरे बहुत अच्छे चैनल हैं। अरे हाँ बहू, तूने सही बोला, मुझे याद आ गया। मैंने तेको कल ही देखा है वीडियो में, जिसमें तू डांस कर रही थी। तभी मैं कहूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मैंने तेको पहले भी कहीं देखा है। आंटी जी, मैंने कल ही एक वीडियो पोस्ट करी थी, तो शायद आपने मुझे वहीं देखा हो। वैसे चांदनी बहू, ये वीडियो ना मैंने नहीं देखी, बल्कि मेरी बेटी ने देखी थी। उसे तुम्हारा डांस ना बहुत पसंद आया। वह शायद ना तुम्हें फॉलो भी करती है। उसी ने मुझे वीडियो दिखाई थी। रुको, मैं दिखाती हूँ। ये तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जरा मुझे भी समझाओ। गायत्री, तेरी बहू ना सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है, जहाँ पर लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और इसकी सारी वीडियो देखते हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गायत्री, इसका मतलब होता है लोग उनको पसंद करते हैं, प्रभावित होते हैं और उनकी वीडियो फोटो देखते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। आज मैं तेरी बहू को पहचान गई। और भी बहुत लोग तेरी बहू को जानते होंगे, तो बेवजह ही घूंघट करवा रही है। ये सब सुनकर मानो गायत्री का सर ही चकरा जाता है, क्योंकि उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। वो अपनी जिस बहू को घूंघट में रखकर बैठी हुई थी, उसे ना जाने कितने लोग पहले से जानते थे। वो ये समझ ही नहीं पाती कि वो अपनी बहू को नहीं, बल्कि अपनी इन्फ्लुएंसर बहू की मुंह दिखाई कर रही है। साक्षी को चाट खाने का बहुत शौक था। वो आए दिन अपने घर में तरह तरह के चाट बनाती रहती थी। एक दिन सुबह के समय वो अपनी रसोई में आलू चाट बना ही रही होती है, तभी उसकी दोस्त राधा वहाँ आती है और बोलती है, क्या यार, पूरे दिन रसोई में खड़ी रहती है। इतने दिन बाद तो हमें छुट्टी मिली ऑफिस से, चल कहीं घूम कर आते हैं। नहीं यार, क्या ही बाहर जाएंगे, आराम से घर में ही रहते हैं ना। यार तू कितनी आलसी है, जब भी तुझे कहीं बाहर जाने को बोलूं तो हमेशा ही मना कर देती है। मैं आलसी नहीं हूँ। अगर आलसी होती तो ऑफिस की छुट्टी वाले दिन आराम से अपने कमरे में सो रही होती, यहाँ रसोई में खड़े होकर काम नहीं कर रही होती। ये तू अपने लिए ही कर रही है ना, कि किसी और के लिए कर रही है? ठीक है, फिर जा तू। अब मुझसे कुछ भी खाने के लिए मत मांगियो। अरे यार, तू तो बुरा मान गई। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मुझे तेरे हाथ की चाट बहुत अच्छी लगती है, बिना उसे खाए तो मैं रह ही नहीं सकती। नहीं, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि तू मेरा मजाक उड़ा रही है, मुझे आलसी बोल रही है। राधा और साक्षी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। तभी साक्षी की माँ माला वहाँ आती है और बोलती है, क्या बात है, आज तो रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया जा रहा है? आंटी जी, आपकी लड़की आलू चाट बना रही है। मेरा भी बहुत मन कर रहा है खाने का, लेकिन ये मुझे देने से मना कर रही है। क्यों साक्षी, तू ऐसा क्यों कर रही है? ये तो तेरी पक्की वाली सहेली है ना? हाँ माँ, ये मेरी पक्की सहेली है,
लेकिन ये मुझे आलसी बोल रही है। कह रही है हर छुट्टी पर घर पे ही पड़ी रहती है, मेरे साथ कहीं घूमने नहीं जाती। अब आप ही बताइए माँ, जो बाहर घूमने नहीं जाता वो आलसी होता है क्या? अच्छा ठीक है, वो मजाक कर रही होगी, इतना दिल पर मत ले इसकी बात को। दोस्तों में तो ये सब चलता रहता है। अब अगर तेरा आलू चाट बन गया हो तो हमें भी खिला दे। हाँ माँ, बन गया। आप लोग बाहर चल के बैठिए, मैं आप सभी के लिए आलू चाट लेकर आती हूँ। साक्षी की बात सुनकर माला और राधा रसोई में जाकर हॉल में बैठ जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद साक्षी दोनों के लिए प्लेट में आलू चाट लगाकर लेकर आती है और उन्हें खाने को देती है। आलू चाट खाते ही उनका दिल खुश हो जाता है और एक साथ बोलती हैं, लाजवाब एकदम। पक्का आप लोग सच बोल रहे हैं ना? कहीं आप लोग मेरा दिल रखने के लिए तो मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं? अरे नहीं यार, सच में तेरे आलू चाट लाजवाब है एकदम। मैं तो तुझे कहती हूँ, तू जॉब छोड़कर चाट की स्टॉल लगा ले, अपनी सैलरी से ज्यादा कमा लेगी तू। वैसे राधा बेटी बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, मजा ही आ जाएगा। तब हमें जो चाट हफ्ते में एक दिन खाने को मिलती है वो रोज मिलने लगेगा। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो इस बात पर पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं भी आंटी जी, तभी तो बोल रही हूँ, ये अपनी चाट की स्टॉल लगा ले, मुझे पार्टनर बना ले, दोनों मिलकर खूब कमाएंगे। वाह, क्या तरीका है आप लोगों का मेरी तारीफ करने का। मैं अपनी मैनेजर की पोस्ट छोड़कर चाट का स्टॉल लगाऊं, इसी दिन के लिए मैंने इतनी पढ़ाई करी थी। देख, ये सब कहने वाली बात है, मेरी बात मान तो नौकरी नौकरी ही होती है। इसीलिए चाट का स्टॉल लगा ले और सभी को अलग अलग चाट बनाकर खिला और अच्छे खासे पैसे कमा। सच में आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। चुपचाप बैठकर चाट खाओ, बिना सर पैर की बातें मत करो मुझसे। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में अपनी बनाई हुई चाट खाने। साक्षी अपनी माँ और दोस्त की बात को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन साक्षी को देखने के लिए एक राहुल नाम का लड़का अपनी माँ कुसुम के साथ उनके घर आता है। तभी माला साक्षी के कमरे में जाती है और बोलती है, बेटी लड़के वाले आकर बैठ गए हैं, अब तू जा चाय नाश्ते के लिए। अब मैं चाय नाश्ता देने के लिए उठ नहीं सकती हूँ, तो तू जाकर कुछ अच्छा चाय नाश्ता तैयार कर ले और हॉल में लेकर आ जाइयो थोड़ी देर में। और थोड़ा अच्छे कपड़े भी पहन लियो, लड़के वाले तुझे देखने आए हैं। माँ देखो, बात बहुत सिंपल सी है। अगर उन्हें मुझे पसंद ही करना होगा तो चाहे जैसी भी रहूं वो मुझे पसंद कर ही लेंगे, और अगर नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ बेटी, लेकिन इस टाइम तू अपना ज्यादा दिमाग मत लगा और जैसा बोला है वैसा कर। मुझे टाइम नहीं है कि मैं यहाँ खड़ी होकर तुझसे बहस कर सकूँ। जिसके बाद साक्षी भी तैयार होकर रसोई में चाय नाश्ते की तैयारी करने चली जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बनाए। तभी उसकी माँ उसे बाहर आने के लिए आवाज देने लगती है और वो जल्दी से मूंग दाल की चाट और पानी लेकर हॉल में आ जाती है। तभी माला उससे बोलती है, बेटी ये क्या है? मैंने तो तुझे चाय और कुछ नाश्ते पानी लाने को बोला था, तो फिर तू ये क्या लेकर आई है? माँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि चाय के साथ नाश्ते में क्या बनाऊं, और तब तक आपने आवाज दे दी तो खाली हाथ तो आ नहीं सकती थी। तभी मेरी नजर भीगी हुई मूंग दाल पे पड़ी तो मैंने जल्दी से मूंग दाल की चाट बना ली। मूर्ख लड़की, तुझे चाट बनाने के सिवा कुछ और समझ में नहीं आता क्या? अब मैं मेहमानों को क्या खिलाऊं? जाने दीजिए बहन जी, हमें आपकी बेटी की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वो क्या है ना कि हमारे घर में कोई चाय नहीं पीता तो कोई बड़ी बात नहीं, और रही बात कुछ खाने की तो हम ये चाट खा लेंगे। जी आंटी जी, हम ये मूंग की दाल का चाट खा लेंगे, क्योंकि इत्तेफाक से ना मुझे मूंग की दाल का चाट बहुत पसंद है। इससे हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी बेटी को मत सुनाइए। लड़के की बात सुनकर साक्षी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। जिसके बाद वो सभी को मूंग दाल की चाट खाने को देती है, जो कि उन्हें बहुत पसंद आती है, और सभी शादी के लिए हाँ करके वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है और समय के साथ शादी का दिन भी आ जाता है और साक्षी और राहुल की शादी भी हो जाती है और साक्षी अपने ससुराल पहुँच जाती है और उन्हें अगले दिन के लिए भी चाट बनाकर खिलाती है, वो भी चना चाट। सभी नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाने की अनेकों चीजों के साथ चना चाट देखकर तभी राहुल बोलता है, ये सब क्या है? तुमने इतना सब खाना बनाया था, फिर ये चाट बनाने की क्या जरूरत है तुम्हें? इतनी मेहनत क्यों करी? इसमें मेहनत वाली क्या बात है? चाट तो मेरी लगभग सभी डाइट में शामिल है। मुझे चाट खाना बहुत पसंद है और जितना खाना पसंद है उतना बना भी लेती हूँ। अच्छा, तुम्हें कितनी तरह की चाट बनानी आती है? आप जिस भी तरह की चाट खा सको मैं सब बना लेती हूँ।
चाट बनाने में मुझसे कोई नहीं जीत सकता। फिर भी कुछ चाट के नाम तो बताओ, मुझे भी तो पता चले। देखिए, मुझे चाट के ज्यादा नाम तो याद नहीं है, लेकिन मैं आपको 2-4 नाम बता सकती हूँ, जैसे आलू चाट, चना चाट, पापड़ी चाट, मूंग चाट और बस 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 बस, मैं सब समझ गया कि तुम्हें तरह तरह के चाट बनाने आते हैं। वैसे एक बात बताओ, चाट बना बना के तुम बोर नहीं होती? राहुल, आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं। बोर तो जब होंगे ना, जब मैं एक चाट बनाऊंगी। मैं तो रोज रोज नए नए तरीके की चाट बनाती रहती हूँ। फिर भी यार, चाट चाट होती है, कितना खाएगा इंसान। अरे चाट मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं उतना तो नहीं खा सकता। बस कर तू, क्या आते ही बहू के पीछे पड़ गया। बहू हमारे साथ साथ शादी के बाद अभी तेरा भी घर है, तू जो चाहे खा सकती है, बना सकती है, तुझे कोई नहीं रोकेगा। माँ, मैं इसको कुछ खाना बनाने या खाने से मना नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तो इससे पूछ रहा हूँ कि इसे कितनी तरह के चाट बनाने आते हैं। वैसे मुझे तो इससे कोई परेशानी नहीं है कि ये क्या खाए क्या ना खाए। हाँ, तो अब पूछने की भी जरूरत नहीं है। अब वो इसी घर में रहेगी, रोज अलग अलग तरह की चाट बनाएगी, तब खाइयो और पूछियो। अभी से उसे परेशान मत कर। माँ, आप अपनी बहू के आते ही बदल गई। आपने तो तुरंत अपना रंग दिखा दिया। बिल्कुल, मेरी एक लौती बहू है, जो चाहे वो करे। माँ, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, थोड़ा मेरा भी ध्यान रखना चाहिए आपको। तेरा ध्यान रखने वाली लेकर आई हूँ, अब ये तेरा ध्यान रखेगी। ला बहू, जल्दी से अपना चना चाट दे, पहले मैं उसे ही खाऊंगी। अपनी सास का प्यार देखकर साक्षी को बहुत खुशी होती है और उसके ससुराल वाले बड़े प्यार से उनकी बनाई हुई चाट को खाते हैं। और उस दिन की बात से उसके ससुराल में हर रोज अलग तरह की चाट मानो उनके सुबह या शाम के नाश्ते का हिस्सा बन गई थी। जबलपुर शहर में मीरा और उसकी बेटी रश्मि रहती थी। मीरा की बेटी रश्मि बहुत कामचोर थी और वो कुछ काम बिना कहे नहीं करती थी, बस सारा दिन सोती रहती थी और मीरा पूरा घर संभालती थी। और फिर एक दिन सुबह के समय मीरा रश्मि के कमरे में जाती है। ओ रश्मि, उठ जा, समय देख, सूरज निकल गया है, तुझे शर्म नहीं है? अरे रश्मि, पता नहीं कब सुधरेगी, दुखी हो गई हूँ मैं तो इससे। जल्दी से इसकी शादी हो जाए, क्या पता सुधर जाए। हाँ माँ, उठ रही हूँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। इस लड़की को कौन समझाए, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ इससे। अब इसकी शादी कराना ही सही रहेगा, जब घर की जिम्मेदारियाँ उठाएगी ना तो सब समझ जाएगी ये। ऐसा बोलकर मीरा रश्मि के कमरे से रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है। तभी मीरा का पड़ोसी रमेश आता है। मीरा बहन, कहाँ हैं आप? अरे ओ मीरा बहन। हाँ भाई साहब, आती हूँ अभी। मीरा रसोई से बाहर आती है। अरे भाई साहब, कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ मीरा बहन, सब ठीक है। मार्केट से आ रहा था तो सोचा कुछ काम की बात कर लूं। कैसी काम की बात? भाई साहब माफ करना, मैं समझी नहीं कुछ। अरे कहना क्या चाहते हो? मीरा बहन, मेरी नजर में आपकी बेटी रश्मि की शादी के लिए शहर के पास का एक लड़का है और अच्छा खासा घर बार है उसका। तुम्हारी बेटी रश्मि बहुत खुश रहेगी वहाँ पर, तो सोचा कि तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ते की बात ही कर लूं, अगर आप बुरा ना माने तो। मेरी बेटी घर का काम तो करती नहीं है, ऊपर से उसे खाना बनाना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, जब शादी होने के बाद जिम्मेदारियां आएंगी तो अपने आप से बनाना सीख जाएगी और घर भी संभाल लेगी, और उसकी उम्र भी हो गई है शादी की। अरे वाह रमेश भाई साहब, ये तो बहुत खुशी की खबर लाए हैं आप। मेरी लड़की बड़ी भी हो गई है और रश्मि को सब काम अच्छे से आता है। मेरी बेटी बहुत ही संस्कारी है, उसे हर तरह का खाना बनाना आता है और मुझे पता है मेरी लड़की पूरा घर अच्छे से संभाल लेगी। मीरा बहन, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिर मैं कल लेकर आता हूँ लड़के और उसके परिवार को शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा बोलकर रमेश अपने घर चला जाता है और फिर अगले दिन योगेश और उसकी माँ रश्मि को देखने के लिए रश्मि के घर आते हैं। रिश्ते के कुछ हफ्ते बाद रश्मि और योगेश की शादी हो जाती है और रश्मि धीरे धीरे सब सीख जाती है और पूरा घर भी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन रश्मि की सास सरिता रश्मि से बिरयानी बनाने के लिए बोलती है। बहू, आज सबके लिए बढ़िया सी बिरयानी बना ले, काफी समय हो गया बिरयानी खाए। जा, सबके लिए आज बिरयानी बना, तेरे हाथ की बिरयानी खानी है मुझे और योगेश को। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। रश्मि ऐसा बोलकर रसोई में चली जाती है और फिर अपने आप से बोलती है, अरे माँ जी ने मुझे क्या बनाने को बोल दिया, मुझे तो सादा खाना बनाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ,
एक काम करती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ, रसोई के पीछे वाली खिड़की से मंगा लेती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। रश्मि अपने पति योगेश और अपनी सास के लिए बिरयानी बनाकर थाली में परोस कर ले आती है और सब बैठकर खुशी खुशी खाते हैं। पर असल में वो बिरयानी बनाई नहीं होती, ऑर्डर करके मंगाकर सबको खिलाती है वो। अरे वाह बहू, बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है तूने तो। भाई मजा आया। स्वाद स्वाद में मैंने 2 प्लेट बिरयानी खा ली और पता भी नहीं चला। हाँ रश्मि, बिरयानी वैसे बहुत अच्छी बनी है, मजा आ गया खाकर। आज तुम्हारे हाथ की बिरयानी भी खा ली हमने। सरिता और उसके बेटे योगेश को रश्मि के हाथ की बिरयानी पसंद आई थी और सरिता और योगेश रश्मि को बिरयानी बनाने के लिए बोलते थे और रश्मि हर दूसरे दिन बिरयानी ऑर्डर करके सबको खिला देती थी। सभी खुशी खुशी खा भी लेते थे। ऐसे ही दिन बीतते हैं और फिर एक दिन सरिता की बहन बिमला रहने के लिए गांव से आती है। अरे ओ सरिता कहाँ है? घर में दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कहीं चली गई है क्या? ये आवाज तो विमला दीदी की लग रही है, शायद मेरा वहम होगा, छोड़ो। अरे ऐसे कहाँ चली गई जो अभी तक बाहर नहीं आई? अरे फिर से आवाज आई विमला दीदी की, बाहर जाकर देखती हूँ। सरिता अपनी बड़ी बहन की 2 बार आवाज सुनने के बाद कमरे से बाहर आती है और विमला को देखकर सरिता बहुत खुश हो जाती है और आते ही उसे गले लगा लेती है। विमला दीदी, आपने तो दिल खुश कर दिया यहाँ आके। दीदी सच में बहुत खुशी हुई आपको देखकर। जब से योगेश और बहू रश्मि की शादी हुई है तब से समय ही कहाँ मिला फुर्सत में बात करने का। हाँ, मैंने सोचा कि अभी गर्मी कम है तो हो आऊं कुछ दिन और तेरे बहू और बेटे से भी मिल लूंगी। वैसे कहाँ है तेरी बहू रश्मि? बुला तो जरा, मिलवाओ उसे अपनी मौसी से। हाँ अभी बुलाती हूँ दीदी, रुको। अरे ओ रश्मि बहू, जरा बाहर आ, देख कौन आया है। रश्मि अपनी सास सरिता की आवाज सुनकर कमरे से बाहर आती है और अपनी मौसी सास को देखकर बोलती है, नमस्ते मौसी जी। जीते रहो तुम दोनों, हमेशा खुश रहो। रश्मि बहू जा कुछ बना ले, तेरी मौसी सास इतनी दूर से आई है, चाय और उसके साथ कुछ बना ला। जी माँ जी, अभी लाती हूँ बनाकर, आप दोनों बात कीजिए जब तक। रश्मि चाय और पकोड़े बनाने के लिए रसोई में जाती है और चाय और पकोड़े बनाकर विमला के लिए और अपनी सास के लिए लेकर आती है और तीनों सास बहू चाय पीते पीते बातें करते हैं और बातें करते करते शाम हो जाती है। थोड़ी देर बाद ही रश्मि का पति योगेश आ जाता है ऑफिस से और अपनी मौसी को देखकर खुश हो जाता है। अरे आज मौसी जी हमारे घर आई है। मौसी जी आपको देखकर बहुत खुशी हुई। रश्मि जाओ मौसी जी के लिए ना अपने हाथ की ना वो टेस्टी वाली बिरयानी बना के ले आओ। अरे हाँ योगेश बेटा, मैं भी यही बोलने वाली थी बहू से। जा बहू, अब सभी आ गए घर पर, तू खाने में अपने हाथ की स्वादिष्ट बिरयानी बना कर ले आ। हाँ माँ जी, बस मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं अभी तुरंत बना कर लाती हूँ। रश्मि रसोई में जाकर बिरयानी ऑर्डर कर देती है और बार बार रसोई की खिड़की से देखती रहती है कि कोई रसोई में आ ना जाए और रश्मि की सच्चाई सबको पता न चल जाए। इसलिए वो बार बार सब पर निगरानी रखती है और डराते ही वो सबके लिए थाली में बिरयानी परोस कर दे देती है। अरे वाह वाह बहू, तूने बिरयानी तो बहुत टेस्टी बनाई है। तेरे हाथ में तो जादू है जादू, जो इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है और वो भी इतने कम समय में, सिर्फ और सिर्फ 15 ही मिनट में। हाँ दीदी, जब से रश्मि बहू ने शादी के बाद हमें पहली बार अपने हाथ से बनी टेस्टी बिरयानी खिलाई थी, जब से हम हर दूसरे दिन बिरयानी खाते हैं बहू के हाथ की। सभी खुशी खुशी बिरयानी खाते हैं और रश्मि की तारीफ करते हैं। किसी को कोई शक नहीं हुआ था। ऐसा करते हुए 1 महीना हो गया था। किसी को जरा सी भनक नहीं पड़ी कि वो सब इतने दिनों से रश्मि के हाथ की नहीं बल्कि बाहर की गई ऑर्डर हुई बिरयानी खा रहे हैं। और फिर एक दिन रश्मि की सास सरिता किसी काम से रसोई में जाती है और देखती है कि स्लैब के नीचे बहुत सारे बिरयानी के रैपर पड़े हुए हैं और सोचती है, ये इतने सारे रैपर कहाँ से आए? हमने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं करा और बहू ने बिरयानी बनाई तो कुछ बर्तन भी गंदा नहीं हुआ, सब कुछ साफ सुथरा रखा हुआ है। और बहू बिरयानी बनाने के बाद रसोई में भी नहीं आई, जो उसने सफाई कर दी होगी। जाके पूछती हूँ। सरिता बिरयानी के सारे रैपर लेकर रश्मि के कमरे में जाती है और उसे बोलती है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। रश्मि बहू, ये सब क्या है?
मतलब इतने दिन से तुम हम सबको बाहर से ऑर्डर की हुई बिरयानी खिला रही थी। माँ जी मुझे माफ कर दो, वो क्या है ना, मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती। तो जब आपने मुझे पहली बार बिरयानी बनाने को बोला तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपको आकर मना कर दूं कि मुझे बिरयानी बनानी ही नहीं आती, इसलिए मैंने ऑर्डर करके मंगा ली। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। आखिर में रश्मि का सच सबके सामने आ जाता है और रश्मि अपने पति योगेश, अपनी सास सरिता से माफी मांग लेती है और उसकी सास रश्मि को बिरयानी बनाना सिखा देती है। फिर रश्मि अपने हाथ से बनाई हुई बिरयानी सभी को खुशी खुशी खिलाती है।